everyone and welcome back to your YouTube channel English Mantras. My name is Tanisha Jaiswal and today in this video we'll be talking about ballad. It is a literary genre and a form of poetry. So my previous video was also about a different form of poetry that was lyric. So you can also check that video, link will be given in the description box. Also, if you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe to my channel and click to that bell button so that you can get notification each time I upload a video. So let's get started. The word ballad is of French province. Ballads were originally dance songs. A ballad is a form of verse or poetry which was basically used in the dance songs in ancient France. तो जो ये वर्ड बैलेड है इसका ओरिजिन फ्रेंच से हुआ है. ये ओरिजिनली डांस सॉन्ग्स होते थे. ये इस तरीके की एक ऐसी पोइट्री है जिसको डांस सॉन्ग्स में ओरिजिनली या सबसे पहले फ्रांस में यूज किया जाता था. इट इज अ नरेटिव काइंड ऑफ पोइट्री. अब नरेटिव काइंड ऑफ पोइट्रीज वो पोइट्रीज होती हैं जिनमें एक स्टोरी टेलिंग होती है. एक स्टोरी की बिगिनिंग, उसकी मिडिल पार्ट और उसका एंड जिस पोइट्री में होता है उसको बेसिकली हम लोग नरेटिव काइंड ऑफ पोइट्री कहते हैं. ये फॉर्म ऑफ पोइट्री थोड़ा सा लेंदी होता है एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री. So ballads are highly lyrical and rhythmic. Highly lyrical and rhythmic का मतलब है जिन वर्ड्स से ये बने जाते हैं या जो इनकी लाइंस होती हैं बैलेड्स की वो सुटेबल होती हैं कि इनको एक रिदम में या एक लय में डाला जा सके. So that is why these are highly lyrical and rhythmic. Also these are dance songs. So ये इनका lyrical and musical होना normal है. It is a song transmitted orally which tells a story mostly about hardships, tragedies, love and romances. अब ये एक किस तरीके की स्टोरीज बताते हैं जो बेसिकली हार्डशिप से होता है. ट्रेजेडीज, कुछ बुरा घटा उसको एक्सप्लेन करने के लिए होता है. लव एंड रोमांस की स्टोरीज बताई जाती हैं एक सॉन्ग के तरीके से. Ballads were popular from late Middle Ages until the 19th century. These lost popularity during the later half of 19th century. अब जो ballads थे वो इंग्लैंड में बहुत पॉपुलर थे from late Middle Ages which is around 14th century and इनका डिक्लाइन होना शुरू हुआ and ये लेटर 19th century में या लेटर हाफ ऑफ 19th century में इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा कम हो गई. The earliest example of a recognizable ballad in a form in England is Judas in a 13th century manuscript. अब इंग्लैंड में जो ballads पाए जाते हैं उसका जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल है प्रॉपर फॉर्म विद स्ट्रक्चर ना, इसका एग्जाम्पल है ज्यूडस जो 13th सेंचुरी की एक मैन्यूस्क्रिप्ट में मिला है. अब 13th सेंचुरी मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब 13th सेंचुरी में जिसने भी ज्यूडस लिखा है बिकॉज इट इज एनोनिमस, हमें नहीं पता किसने लिखा है, तो उनके हैंड रिटन वर्क में है ये. क्योंकि 13th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तो जो भी वर्क्स थे उनकी हैंड रिटन कॉपीज मिलती थी एंड वही हैंड रिटन कॉपीज या हैंड रिटन वर्क को मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता है. बैलेड्स यूज रिफ्रेन. अब रिफ्रेन क्या होता है? जब एक पोएट्री या सॉन्ग में लाइंस को रिपीट किया जाता है तो उन लाइंस को रिफ्रेन कहते हैं. जैसे कि अब कोई भी पोएट्री आप ले लो उसमें 4th या 5th लाइन जो है उसको रिपीट किया जाता है. जब स्पेशली जब ये गाए जाते थे ना पहले कोरस में, तो बाकी का कोरस जो होता था वो पोएट्री की कुछ लाइंस को रिपीट करते थे. सो दैट इज नोन एज रिफ्रेन. सो बैलेड्स में रिफ्रेन का इस्तेमाल होता है. स्ट्रक्चर ऑफ बैलेड का कैसा होता है? इंग्लिश बैलेड्स आर टिपिकली कंपोज्ड ऑफ 4 लाइन स्टैंजास. अब इंग्लिश के जो बैलेड्स हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज में बैलेड्स लिखे गए हैं वो 4 लाइन स्टैंजास में होते हैं जिनको क्वाट्रेंस कहा जाता है. इनको बैलेड स्टैंजास भी कहा जाता है बिकॉज जो इंग्लिश बैलेड्स हैं वो जनरली 4 लाइन्स में ही लिखे जाते हैं यानी क्वाट्रेंस में ही लिखे जाते हैं. ऑल्सो एक्सेप्शंस होते हैं बट मोस्टली या
मोस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश बैलेड्स जो है वो क्वार्टरेन्स में लिखे गए हैं. दैट इज वाई क्वार्टरेन्स को बैलेड स्टेंजास भी कहा जाता है. राइम स्कीम. इंग्लिश लैंग्वेज बैलेड्स जनरली हैव अ राइम ऑफ ए बी ए बी. अब अ राइम ऑफ ए बी का मतलब क्या हुआ? ए बी राइम आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए देयर आर, आई एम यूजिंग एन एग्जाम्पल ऑफ 4 लाइन, सो यूजिंग ओनली द लास्ट वर्ड. मैं लास्ट वर्ड बोल रही हूं किसी भी उसका, तो सी इफ देयर इज अ राइम ऑफ फर्स्ट वर्ड and the third line, the last word of first line and the last word of third line. उसी तरीके से last word of second line and last word of fourth line, उनमें जो है राइम होती है. दैट इसलिए ये ए बी राइमिंग स्कीम बनी इसकी. मतलब पहला और तीसरी लाइन के आखिरी वर्ड्स मैच कर रहे हैं या रिदमिक हैं, जैसे कि प्ले, क्ले, ये पहला और तीसरा वर्ड हो सकता है, एंड सेकेंड एंड फोर्थ लाइन उसी तरीके से रिदम में होती है. बैलेड्स आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर. ऑब्जेक्टिव इन नेचर का मतलब है ये पोएट की पर्सनल इमोशंस को डिस्क्राइब नहीं करते हैं. ये एक स्टोरी है, इसमें पोएट की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी नहीं डिस्क्लोज होती है. सो दीज आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर. Some great examples of ballad poetry is, अब कुछ बहुत ज्यादा अच्छी ballad poetries के examples हैं. Coleridge, The Ancient Mariner. Coleridge, S.T. Coleridge, ये एक पोएट हैं, उनकी एक बैलेड है द एंशियंट मैरिनर. ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बैलेड पोइट्री का. थॉमस पर्सी, रेलिक्स ऑफ एंशियंट पोइट्री. सो इनका ये रेलिक्स ऑफ एंशियंट पोइट्री इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क रिटन बाय थॉमस पर्सी एंड वन ऑफ द मोस्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर वर्क ऑफ 18th सेंचुरी. एंड विंकन दी वर्ड्स कलेक्शन ऑफ रॉबिन हुड बैलेड्स. ये रॉबिन हुड बैलेड्स बेसिकली वो बैलेड्स जो इसमें रॉबिन हुड से रिलेटेड स्टोरीज बताई जाती थी. ये इनका कलेक्शन था, किसका? विंकन दी वर्ड्स का एक कलेक्शन था जिसमें रॉबिन हुड से रिलेटेड स्टोरीज बताई गई थी. एंड जो ये ईयर्स मेंशन है 1798 ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, तो ये इनके ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, ना कि ईयर ऑफ कॉम्पोजिशन. सो द एंशिएंट मैरिनर पब्लिश हुई 1798, रिलिक्स ऑफ एंशिएंट पोइट्री पब्लिश हुई 1765 एंड कलेक्शन ऑफ रॉबिन हुड बैलेड्स वाज पब्लिश्ड इन 1495. अब ये ईयर्स मेंशन मैंने क्यों किए हैं? बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट. जब भी आप कोई इम्पॉर्टेंट वर्क को याद करते हैं एज एन एग्जाम्पल और फॉर मेंशनिंग इट इन स्पेसिफिक आंसर्स, तो चाहे अगर आप किसी भी एग्जाम में हो, अगर वो एमसीक्यू टाइप या ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो भी उसमें ईयर्स पूछे जाते हैं. एंड अगर आप किसी सब्जेक्टिव टाइप पेपर में हैं या क्वेश्चन पेपर का आप सब्जेक्टिव आंसर लिख रहे हैं पूरा डिस्क्रिप्टिव, तो उसमें जब आप एग्जाम्पल दें तो ईयर मेंशन करना इजी होता है. अब अगर क्वेश्चंस की बात हटा भी दें, सो जब आप पढ़ते हैं किसी भी वर्क को, देन उसका ईयर से आपको एक अंदाजा रहता है कि उस समय की पोइट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे. बिकॉज हर एक एज के एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते ही होते हैं, एंड सिर्फ उसके ईयर से आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स उस पोएम के समझ में आ जाएंगे. सो दैट इज वाई द ईयर ऑफ कंपोजिशन और द पब्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑलवेज कीप देम इन माइंड. So I think that's all about this video. I hope you enjoyed this video and find this informative. So if you like this video, please subscribe to my channel English Mantras and go and watch many other videos. I have made different videos on some topics and I hope you found them helpful as well. So yes, that's it. Like, share and subscribe to my channel. Also, please follow English Mantras on Instagram and Facebook. Links are given in the description box below.